अपनी मम्मी के कपड़े पहनना, सिस्टर्स के कपड़े पहनना, वो फ़ील करना कि एक औरत का फ़ील कैसा होता है, वो कपड़े पहन के मैं फ़ील किया करती थी, जब घर पे कोई नहीं होता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब मैं शीशे में देखती थी कि ये वो आर्ची नहीं है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक आर्ची को ढूँढती थी शुरू से, जो आज आपके सामने खड़ी हुई है और वो लोगों को नहीं दिखाई देती थी। मुझे यही शुरू से लगता था कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा, जिससे शायद मैं लोगों को समझा सकूँ कि मैं क्या हूँ। अपने अंदर वो चीज़ें दबा के रखना और हर टाइम ऐसा फ़ील करना कि मैं एक जेल में हूँ। यहाँ बात करें बचपन की, तो अगर आप अपने बचपन का कुछ याद करें, तो आप शायद अपने स्कूल डेज़ याद करेंगे। वो कहते हैं ना कि वो बचपन के दिनों में वो स्कूल के दिन वापस आ जाएँ, लेकिन शायद मेरी स्टोरी में वो चीज़ बहुत अलग है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरे दिन मेरे स्कूल डेज़ ही रहे हैं। स्कूल में जब मैं जाया करती थी, तो बच्चे मुझे लेडीज़ कह के पुकारा करते थे। कहते थे, "लेडीज़, आज स्कूल क्यों आई है?" या फिर कोई मुझे कुछ कहता था, कोई मुझे गलत-गलत नामों से पुकारा करते थे। कोई गे कहता था, कोई लेडीज़ कहता था, कोई औरत कहता था। लेकिन मुझे इन चीज़ों से बहुत ही अजीब-सा फ़ील होता था कि ये मुझे इस तरीके से क्यों बुलाया करते हैं। मैं अपनी फैमिली को भी वो इमोशंस नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि शायद मैं अगर अपनी सिस्टर्स को या अपनी फैमिली में जाके अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बताऊँगी, तो उन्हें बहुत गलत फ़ील होगा, वो एम्बैरेस्ड फ़ील करेंगे। लेकिन ये चीज़ों को अपने अंदर रखते हुए मैं अपनी क्लासेस के जो पड़ाव थे वो जो चढ़ती गई 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड तक एक बच्चा मैच्योर हो जाता है। स्कूल में जब बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे, तभी मुझे ऐसे फील होता था स्टार्टिंग से ही कि ये कहीं न कहीं कुछ गलत है मेरे साथ। क्योंकि मैं जितना कोशिश करती थी अपने इमोशंस को दबाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करना, उतना ही पता नहीं क्यों वो मुझे और चिढ़ाया करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे चिढ़ा रहे हैं तो शायद मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए, मेरे में अंदर कमी है। बच्चों का बिहेवियर छोड़ के मुझे रिलेटिव्स की चीज़ें भी बुरी लगने लगी, जब रिलेटिव्स ने बोलना स्टार्ट किया कि आप इस तरीके से मत चला करो, इस तरीके से लड़कियाँ चलती हैं, आप इस तरीके से मत बैठा करो, इस तरीके से लड़कियाँ बैठती हैं, इस तरीके से बोला करो, जिम जॉइन करो, मस्कुलाइन बनो, बी अ मैन। तो ये सारी चीज़ें मुझे हर्ट्स करने लगी कि कहीं न कहीं कि शायद मैं इस तरह की से नहीं हूँ और ये लोग मुझे फ़ोर्सफुली वो चीज़ बनने को बोली जा रही है, जो चीज़ में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। ये फ़ील एक ऐसा था कि जैसे कि आपको बोला जाए कि 24 घंटे या पूरी लाइफ़ आप एक दूसरे जेंडर के कपड़ों में रहो और वो फ़ील करो, तो वो लम्हा मेरे लिए कैद थी। हर दिन, हर समय, हर मिनट। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ़ से आगे बढ़ने लगी, तभी जब मैंने अपने 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम पास करे, मैं 11th में गई। आई वाज़ सो हैप्पी दैट टाइम कि 2 साल रह गए हैं और मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा। शुरू से इतना फेस करती आई हूँ। तभी मेरे साथ जब मैं अपने फर्स्ट डे 11th के में गई, किसी बच्चे ने पीछे से मुझे एक कैन पी के मारा और ही सेड लेडीज़ इधर देख पीछे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। मैंने उसे पीछे देखा और मैं सीधा प्रिंसिपल के रूम में जाने लगी, तो उसने क्लास का रूम बंद कर दिया और उसने कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। आई शाउटेड एट दैट टाइम, बट उसने क्या करा, उसने डर के मारे एकदम से अपना हाथ छोड़ दिया और गेट खुल गया। मैं सीधा प्रिंसिपल के रूम में गई और मैंने प्रिंसिपल को जाके बोला कि आई वांट टू गो बैक एट होम। तो उसने बोला कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप नहीं जा सकते इस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ यहाँ से निकलने के लिए। मेरे को इतना उस टाइम ऐसा फ़ील होता है कि मैं क्लासरूम में वापस नहीं जा सकती। मैंने बोला मुझे एक कॉल करने दो, मुझे अपनी मम्मी या पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाने दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी उस समय पे। मेरे को प्रिंसिपल ने एक फ़ोन दिया अपना और मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा और मैंने बोला कि मम्मी मैं यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे आके यहाँ से लेके जाओ। तो उन्होंने बोला कि रुक जा मैं आती हूँ। मम्मी स्कूल आई और फिर प्रिंसिपल ने उन्हें बोला कि आप अपने बच्चे को यहाँ से निकालो, क्योंकि शायद वो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। बट मम्मी ने वो चीज़ें नहीं सुनी एंड मुझे घर लेके गई एंड हम लोगों ने उस टॉपिक पे बात करी, डिस्कस किया फैमिली में। तो बट फैमिली के डिसीजंस वही थे कि आप बॉयज़ स्कूल में ही रहो और क्योंकि बॉयज़ फ्रेंड्स आपके लड़के फ्रेंड्स बनेंगे तो शायद आपके सोसाइटी एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा और आपकी जो हरकतें हैं, जो आपको लगता है कि आपको सोसाइटीज़ इन चीज़ों के लिए रोकती हैं, तो आपकी वो चीज़ें भी सही होने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि फैमिली को शायद वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी जो मैं फेस कर रही थी, जो मैं फ़ील कर रही थी स्कूल में। मैंने नेक्स्ट डे दोबारा सोच समझ के स्कूल गई और जब मैं स्कूल गई तो मेरे हाथ में लेटर दे दिया प्रिंसिपल ने, बहुत कुछ लिख के, और बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ फॉर अ काउंसलिंग। मैं नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स को जो स्कूल लेके गई, तो उन्होंने यही समझाया मेरे पेरेंट्स को कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ से लेके जाओ और किसी ढंग के स्कूल में एडमिशन कराओ, कोएड में, जहाँ पे लड़कियाँ भी हो, क्योंकि हमने बहुत नोटिस किया आपका बच्चा बिल्कुल स्कूल में कंफर्टेबल नहीं है। देन पेरेंट्स समझे और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम तुम्हारा स्कूल चेंज करेंगे। मैंने अपनी फैमिली को उस टाइम पे समझाया कि मैंने शुरू से अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस करा है और शायद मैं शुरू से ही घर में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि घर में रह के वो घर को सजाना और घर के काम करना और घर में जो एक हर एक लड़की वो चीज़ें करती है जो एक बेटियां करती हैं, वो मुझे ज़्यादा घर में रिलैक्स फील होता था बाहर जाने से ज़्यादा। तो मैंने बोला कि मेरे को अपनी स्टडी ओपन से करनी है और प्लीज़ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दो ताकि मैं अपने बारे में थोड़ा और जान सकूँ। फैमिली ने मुझे टाइम दिया। जब मुझे टाइम मिल चुका था अपने बारे में जानने के लिए, तभी मैंने कुछ एलजीबीटीज़ के ग्रुप जॉइन करे और मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिले, जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद इस प्लैनेट पे मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं। तभी मेरी एक फ्रेंड काफ़ी अच्छी बनी वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे एंड जब मैंने उनसे बात करी तो उनकी घर की कहानी और मेरी काफ़ी सिमिलर थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स बने, काफ़ी अच्छे से साथ घूमते थे, फिरते थे। तभी मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे दिल्ली में एलजीबीटीज़ की भी ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टीज़ भी होती हैं एंड कुछ गेट टुगेदर्स भी होते हैं। जब मैं वहाँ गई फर्स्ट टाइम, काफ़ी एक्साइटेड थी मिलने के लिए लोगों से और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ट्रांस वुमन को देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा दीदी कैन आई हैव योर नंबर, तो उसने एटीट्यूड में मुझे उस टाइम इग्नोर कर दिया। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं अंदर से अपने आप को फील करती थी वो एक सामने खड़ी हुई थी
और मैं टोटली शॉक थी उसे देख के, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं किसी तरीके से इनसे इन्फॉर्मेशन में जानूँ कि किस तरीके से क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर मन में आशाएँ आ गई थी कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तभी मैंने अपने फ्रेंड से बातें करी इस बारे में कि किस तरीके से मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे कॉलेज में भी एक ट्रांस वुमन है, हम उसका नंबर देंगे, यू कैन टॉक विद हर, और मे बी शायद शी विल हेल्प यू। तभी मैंने एक दिन मौका लगा के उनको कॉल करने का सोचा, तो मैंने उसे कॉल करा एंड मैंने बात करी, अपनी लाइफ़ की सारी चीज़ें बताई। और जब मैंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे मृगांक बात कर रहा हूँ और मेरे साथ ये लाइफ़ में प्रॉब्लम है ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने काफ़ी समझा और उन्होंने मेरी लाइफ़ की चीज़ों को अपनी से रिलेट करके मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई भी आगे के लिए। और उन्होंने मेरे साथ फाइनली डॉक्टर्स के नंबर शेयर करे और मेरे को इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में। अब मेरे को सारी इन्फॉर्मेशंस तो मिल चुकी थी, लेकिन उस समय का इंतज़ार था कि कब मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बता सकूँ, अपनी फैमिली में बता सकूँ कि मैं क्या हूँ, क्या मैं क्या फ़ील करती हूँ। क्योंकि ये बहुत मुश्किल था। हमारे भारत में शुरू से ही एक बेटों को जो दर्जा दिया जाता है, जो एक पुरुषों को दर्जा दिया जाता है, वो शायद एक औरत को नहीं दिया जाता। अगर हमारे भारत में कोई लड़की बोले कि मुझे पुरुषों की तरह रहना है, पुरुष बनना है, तो उसे किरण बेदी की तरह देखा जाता है। लेकिन कोई अगर बच्चा, लड़का ये बोले कि मेरे को लड़कियों की तरह फ़ील होता है, मुझे लड़कियों की तरह रहने की आदत है, तो शायद उसे हमारे समाज ने कुछ नाम दिए हुए हैं, जो कि उसे कई लोग किन्नर बोलते हैं, कई लोग हिजड़ा बोलते हैं, या बहुत सारी चीज़ों से नाम तो उसे बोला जाता है। तो उस नज़र से देखा जाता है। तो ये डर थे कुछ कि फैमिली वाले क्या सोचेंगे। इन्हीं डरों को मैंने रखते हुए लेकिन अपने इमोशंस को आगे रखा, क्योंकि जिन कैद में मैं रह रही थी 15 साल से, मैं वो कैद से छुड़ाव चाहती थी। मैं उन लोगों को ये बताना चाहती थी कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं एक गलत बॉडी में हूँ, ताकि वो लोग समझें और इन चीज़ों को मेरे साथ हेल्प आउट करें, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ सोच ली कि हाँ मुझे बताना है, मैंने एक दिन मौका देखा कि मैं घर पे अकेली थी और मेरी सिस्टर मेरे साथ अकेली थी एंड कोई भी नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बचपन से मैं उसके साथ ही क्लोज रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बातों में। तो हमारा बचपन साथ में बीता, स्कूल में, हर चीज़ में, तो उसने मेरा लाइफ का हर फेस देखा है। तो जब मैंने अपनी बहन को ये बताया कि अगर मैं तुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊँ तो क्या तुम मेरे बारे में समझेगी वो चीज़, वो समझ चुकी थी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, पर वो मेरे मुँह से सुनना चाहती थी। उसने बोला हाँ बता क्या दिक्कत है। तो मैंने उसे बताया कि मेरी बॉडी जो है मैं वो नहीं हूँ, मैं अंदर से अपने आप को एक लड़की फील करती हूँ। तुम लोग जो सोचते हो कि एक मृगांक, वो मृगांक नहीं, वो एक्चुअल में अंदर से एक आर्ची है। तो मेरी सिस्टर ने जब ये सारी चीज़ें सुनी और मैं रोते रोते बोलने लग गई थी चीज़ों को, तो उसने मुझे चुप कराया और उसने बोला कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, मैं जानती हूँ शुरू से कि ये चीज़ें हैं तेरे साथ, और टेंशन मत लें, वी विल वर्क आउट ऑन दिस, हम डैडी को बोलेंगे और बात करेंगे आगे। ये बातें बताना मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली में ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स केस चल रहा था, तो सेपरेशन चल रहा था, और ऑलरेडी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि लोग वो टॉपिक्स छोड़ के मेरी तरफ फोकस ज़्यादा हो गया था सबका। क्योंकि जब बताया जाए कि आपका बेटा बेटी बनना चाहता है, तो सभी की सोच बहुत बदल जाती है। हम लोगों ने मेरी बड़ी वाली दीदी को बताया, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से समझा। हमने डिसाइड किया तीनों ने मिलके कि अब हम फाइनली डैडी को बताएंगे, क्योंकि उस टाइम पे डैडी हमारे साथ रहते थे, मेरी मदर अलग रह रही थी। एंड रात को जब डैडी ऑफिस से आए, बैठे खाना वाना खाया, देन डैडी को मेरी सिस्टर ने उन्हें समझाया एक डॉक्यूमेंट्री दिखा के ट्रांसजेंडर की, क्योंकि डैडी को समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डैडी की समझ से ये सारी चीज़ें बाहर थी। डैडी उस टाइम पे सुनते सुनते रोने लग गए और ज़मीन पे गिर गए। उन्होंने बोला कि मैं तो शायद बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे पास एक ही बेटा था और वो भी लड़की बनना चाहता है। तो वो रोने लग गए बहुत ज़्यादा, काफ़ी परेशान हो गए उस टाइम पे। बट मेरी सिस्टर्स ने उस टाइम काफ़ी संभाला, उनको समझाया। फिर काफ़ी समय बाद डैडी ने बोला कि कोई नहीं, तुम्हें जो कराना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में बताया कि क्या हम साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो साइकेट्रिस्ट के पास हम जब गए, तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे डैडी को बताया सारी चीज़ें। तो डैडी ने उससे बोला, और मेरी फैमिलीज ने भी पूछा, सिस्टर्स ने, कि क्या ये चीज़ नॉर्मल हो सकती है, क्या ये कोई बीमारी है, ये कोई दवाइयों से ठीक हो जाएगा, कुछ हो सकता है ऐसा। तो साइकेट्रिस्ट ने भी साफ समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना कोई संगत का असर है, ये नेचुरल है। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये ज़िंदगी भर आपको बच्चा परेशान होता रहेगा, अगर या तो आप इसकी खुशियों में शामिल होते हो तो इसका एक्सचेंज करवा दो, तो ये ज़िंदगी भर आपको दुआएं देगा आपको बच्चा। तो मेरे डैडी ने तभी डिसाइड करा कि हम इसे सपोर्ट करेंगे और हम तुम्हारी सेक्स रिटायरमेंट सर्जरी करवाएंगे। उसके बाद मैं बहुत खुश हुई, मैं घर आ गई, मुझे ऐसा लगा मेरे ड्रीम्स सच हो रहे हैं। और छोटी सी उम्र में जो मैंने आगे का सोचा था कि काश अगर मैं लड़की होती तो मैं इस तरीके से अपनी लाइफ जीऊँगी आगे, अगर मैं लड़की होती तो शायद मैं इस तरीके से ये पहनती, ये करती। तो मुझे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि मेरी लाइफ के वो पल आने वाले हैं। मैं बहुत खुश थी, और डॉक्टर से मेरे को अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की फर्स्ट। और जब मैं घर आई तो रात को मेरी दीदी जब ऑफिस से आई, तो एक ऐसा टाइम मैंने देखा कि मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि शायद घर वाले भी ये चीज़ नहीं समझ सकते। जब वो आई और उन्होंने आते ही मेरे पैर पकड़ लिए और उन्होंने बोला, ये स्टेप ज़िंदगी में कभी मत लेना, अगर तुमने ये स्टेप लिया तो हमारी शादियाँ कभी नहीं होंगी, और तुम्हें वो किन्नर समाज के लोग लेके चले जाएंगे अपने साथ, जो बेगिंग्स करते हैं, ताली बजाते हैं, और तुम भी वही करोगे। तो मुझे उस टाइम पे ऐसे फील हुआ कि इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर मुझे अंदर ही अंदर उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ को क्यों छोड़ूं, क्योंकि ये मेरी एक लाइफ मिली है और मुझे एक ज़िंदगी जीनी है।
मैं किसी की शर्तों पे तौर पे या किसी के कहने से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। उस टाइम पे मैं इवेंट मैनेजमेंट में काम करती थी और मेरे को 1000 रुपीज़ पर डे मिलते थे और काम भी कभी कभी आता था, तो ऐसा नहीं था रेगुलर वर्क था, बट इतना था कि हाँ मैं सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी। देन आई डिसाइडेड, दिवाली का टाइम आया और अच्छे से दिवाली बनाई। मेरे अंदर मन में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने डिसीजन ले चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था ये मेरी लास्ट दिवाली है मेरी फैमिली के साथ। मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी और नेक्स्ट डे मैंने उन्हें बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है इवेंट के तौर पे और शायद मैं 10 दिन बाद आऊँ। तो घर पे मैंने ऐसा उन लोगों को समझा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, पहली बार तुम दिल्ली से बाहर जा रहे हो, ध्यान रखना अपना। मैं सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में जो पहना था उसी में ही अपना बैग लेके घर छोड़ के निकल गई। मैंने घर छोड़ दिया एंड मैं जाके सबसे पहले अपने कुछ कम्युनिटी के फ्रेंड्स थे, अपने कुछ मेरे एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड भी था उस टाइम पे, मैं उनके यहाँ पे गई एंड वहाँ जाके मैं रुकी, उन लोगों के साथ रहना स्टार्ट करा। ये सोचते हुए जब मैंने अपनी लाइफ के आगे स्टेप्स लिए कि अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, तो मैं उस टाइम पे अपनी हर एक सेविंग करती थी। मैंने जब अपनी शुरुआत करी घर छोड़ के, तो मैं ज़मीन पे एक फर्स्ट डे कट्टा बिछा के सोई थी, जहाँ पे एक चादर भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक ऐसी जगह से आना, जो कि आप एक फैमिली से आ रहे हो, भरे पूरे परिवार से, और आके आप एक नई गृहस्थी बसाओ, एक गृहस्थ जीवन बसाओ, जहाँ के पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है उस समय पे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे और मुझे वो ज़िंदगी जीनी थी। और जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा धीरे धीरे। हार्मोन्स के टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा इमोशंस उस टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप समटाइम्स ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो या कभी सैड फील कर रहे हो। इमोशंस उस टाइम पे आपके बहुत अलग हो जाते हैं एंड बॉडी में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, तो आपको समझ नहीं आता एकदम से कि क्या हो रहा है। तो उस समय पे आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आस-पास सही लोग हों, आप सही से समझो हर चीज़, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती थी, उन लोगों के फ़ोन आते थे मुझे, कहते थे कि तुम कहाँ हो, एटलीस्ट घर तो आ जाओ, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ लाइफ में कर लूँ, तो इन लोगों के पास आऊँ, एक प्रेजेंटेबल इनके सामने आऊँ कि इनकी सोच भी बदले। तभी मैं जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, जब मैं फर्स्ट डे अपने काम पे गई सर्जरी करा के, तो मुझे उस दिन ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मेरे को अब उस कैद से छुटकारा मिल गया है, जो मैं इतने सालों से रही। और मुझे वो अंदर की आरची फील हो रही थी, बाहर जो मैं शुरू से ही इमेजिन करती थी, वो अंदर की औरत फील हो रही थी, जो मैं शुरू से ही बचपन से ही बड़े होते हुए अपने अंदर देखा। जैसे मुझे आज भी याद है कि मेरे करियर की शुरुआत किस तरीके से हुई। मैं वर्क प्लेस पे थी और मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताते हुए बताया कि एक पैजेंट आ रहा है, जिसमें तुम्हें शायद पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना, और मॉडलिंग जैसी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी। लेकिन काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को सपोर्ट किया, समझाया डीपली कि तुम मेरी ब्यूटीफुल लगती हो, क्यों ना तुमको डिफरेंट करो, तुम मॉडलिंग में आओ, तुम इस पैजेंट में जाओ। मैंने कहा यार ट्राई करना चाहिए, लाइफ में एक्सपीरियंस लूँगी तो शायद कुछ सीखने को मिलेगा। देन आई पार्टिसिपेटेड एंड पैजेंट मिस इंडिया का था एंड मैं उसको दिल्ली रिप्रेजेंट कर रही थी एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही, काफ़ी कुछ समझने को मिला। और उसी पैजेंट के दौरान मैं अपनी फैमिली से 2 साल बाद मिली। जब उनके सामने गई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मिस इंडिया के पैजेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो काफ़ी खुश थे। और मुझे जब मिले, मेरे डैडी मिले, तो उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल था, कुछ डिफरेंट नहीं था कि जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत प्यार से उन्होंने मेरे को गले लगाया और मेरी मम्मी ने भी मुझे देखा और सब ने एक्सेप्ट किया और पैजेंट हुआ, वहाँ पे विनर बनी एंड मैं वहाँ पे टॉप 10 में आई थी। लेकिन वहाँ से मैंने सोच लिया था कि ये जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है। देन आई यूज़ टू स्टार्ट वर्क विद मैनी ब्रांड्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर और मैंने काफ़ी सारे शूट करे ब्रांड्स के। लेकिन हर जगह यही डिस्क्रिमिनेशन रहता था जो कि फैशन इंडस्ट्री में था कि एक ट्रांस वुमेन कैसे ये चीज़ें कर सकती है। जैसे कि ऐड आती थी, वी आर लुकिंग फॉर फीमेल मॉडल्स, तो मैं अपनी प्रोफाइल भेजती थी, प्रोफाइल देख के अच्छी भी लगती थी, सिलेक्ट भी होती थी। जब मैं डायरेक्टर को अपने बारे में बताती थी कि येस आई एम अ ट्रांस वुमन, तो वो मुझे रिजेक्ट कर देते थे। वो साफ कहते थे कि नहीं, हम ट्रांस वुमन को नहीं ले सकते, वी नीड अ फीमेल। तो मैंने उन्हें बोला कि एक ट्रांस वुमन में और वुमेन में फ़र्क क्या है, तो उन लोगों को कहते थे कि सॉरी ये फीमेल के लिए रोल है, वुमेन के लिए है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्रांसजेंडर्स के रोल ही होते हैं। मुझे काफ़ी बुरा लगता था उस टाइम पे, ऐसा लगता था ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, वुमेन आर वुमेन। तो प्रोफाइल को देखते हुए मेरे को रिजेक्शंस मिले काफ़ी आगे तक, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो मुझे तक पहुंचना है। काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम करते करते आखिरकार मेरा एंड में सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ। जब इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत को, मैं अपने पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ इंटरनेशनली, वो भी लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में, कोलंबिया में, जहाँ पे कि एशिया से शायद मैं ही थी उस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारे भारत में लोग महान महान जो नाम लेते हैं, लाइक मानुषी चिल्लर, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, वो सारी वुमेन्स हैं, लेकिन ट्रांस वुमेन अभी तक कोई ऐसी प्राउड करके आई और किसी ने उसे इतना दर्जा नहीं दिया। तो वही मेरे माइंड में था कि इस बार कुछ इस तरह करना है कि सोसाइटी में लोगों का नजरिया बदले। दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहाँ मैं दिखा सकती हूँ कि ट्रांस वुमेन क्या कर सकती है। ये दिनों प्रिपरेशन मेरी आगे बढ़ती गई, दिन पे दिन पास आ रहे थे। जैसे जैसे मैं प्रिपरेशंस में आगे बढ़ रही थी अपने इंटरनेशनली, तो जब मैं कोलंबिया पहुंची, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। एयरपोर्ट पे मेरे को सब सी ऑफ करने आए थे, मैंने हमारे भारत के तिरंगा पकड़ा हुआ था अपने हाथ में उस समय पे, और वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। मेरी डैडी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, मेरी सिस्टर्स थी। जब मैं वहाँ गई, कोलंबिया पहुँची, काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में
मैंने सही है उस टाइम पे, क्योंकि लोग सिर्फ शायद वो चमचमाता ताज देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस चमक के पीछे कितनी उसकी स्ट्रगल होगा। जब मैंने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड ग्रूमिंग्स होती थी, हर चीज़ होती थी, काफ़ी समझना मुश्किल था एक इंडियन के लिए, क्योंकि साउथ अमेरिका में सब स्पेनिश बोलते हैं और स्पेनिश नहीं आती थी। और जब मैं कोशिश करती थी किसी से इंग्लिश में बात करनी थी तो वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो मेरा सहारा सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर रहता था कि मेरे को अगर कुछ जरूरत होती तो मैं गूगल ट्रांसलेट करके स्पेनिश में उनको समझाती थी। धीरे धीरे हमारे ग्रैंड फिनाले का दिन पास आया और जब मैं टॉप 3 में पहुंची तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शोर मचा इंडिया में, क्योंकि मैं कोलंबिया में थी तो वहीं से मेरे को फ़ोन के या हमारे इंटरनेट के थ्रू पता चला था कि इंडिया में कितनी धूप मच रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि कोई हमारे इंडिया से इंटरनेशनली टॉप 3 में आई थी। देन आई क्राउंड एज अ सेकंड रनर अप देयर एंड आई बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रांस वुमन हु टेक अ इंटरनेशनल टाइटल होल्डर। क्राउन लेके आना इंडिया काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पूरे इंडिया से ही सम्मान मिला। वो इज्जत मिल रही थी उस समाज से जिसने मुझे धुतकारा था, जिसने मुझे गलत बोला था। आज वही लोग मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो पहले तुम्हें जानते थे, अब तुम फेमस हो गए तो हमसे बात नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं आज भी पहचानती हूँ उन चेहरों को और उनको यही रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि शायद वो और किसी को इस तरीके से कभी ना दुखी करें, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ें होती हैं और वी नेवर नो कि कौन इंसान कहाँ तक पहुँच जाए। इन चीज़ों के चलते हुए मेरी लाइफ जो थी वो काफ़ी रोलर कोस्टर की तरह थी, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैं इंडिया आने के बाद ये सोच चुकी थी कि मुझे एक ऐसा कुछ करना है। आई रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सो दैट कि जो मेरी तरह जो बच्चे हैं उनमें भी आगे कुछ प्लेटफॉर्म मिले, वो भी कुछ कर सकें, वो भी प्राउडली कह सकें कि हमारे भारत को एक ट्रांस वुमन ने रिप्रेजेंट करा, या हमारे भारत में ट्रांस वुमन ने ये करा, हमारे ट्रांस वुमन ने भारत का नाम रोशन करा यहाँ पे। वो भी कुछ आइडल्स दे सकें ताकि लोग सोचें कि एक औरत या आदमी ही सिर्फ भारत का नाम रोशन नहीं कर सकता, एक ट्रांस वुमन भी कर सकती है। दैट्स वाई आई स्टार्टेड हेयर इन इंडिया मिस इंटरनेशनल ट्रांस इंडिया प्लेटफॉर्म। नाउ आई बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंडिया मिस इंटरनेशनल ट्रांस इंडिया, ताकि जो ट्रांस वुमेन्स हैं वो आएँ, अपनी ड्रीम्स कंप्लीट करें, जो मैंने लाइफ में फेस करा